नमो नमः। शिक्षण अधिगम केंद्र के संकाय विकास कार्यक्रम के 10वें सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारे मध्य इस सत्र की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर अमिता रस्तोगी मैम। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। बहुआयामी प्रतिभा की धनी एवं बहुविषयक जानकार एवं कर्मठ प्रोफेसर अमिता रस्तोगी मैम, आपका हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से, हमारे प्रोफेसर अमिता मैम की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से तथा मेरी तरफ से मैम आपका स्वागत, अभिवंदन एवं अभिनंदन। Ma'am has served as a member of prestigious committees NCERT, NEPA, UGC, CEC, UGC, IGNOU, SCERT, DITES और भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैम जुड़ी हुई हैं। आपने अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं बहुत सारे प्रतिष्ठित जर्नल्स में, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। आपने अनेक अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप अपने क्षेत्र की कुशल मर्मज्ञ एवं निष्णात विद्वान हैं। आपको अपने मध्य पाकर हम भी मैम गौरव एवं हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। मैम आपको पुनः नमन एवं आपका स्वागत। आज मैम हमें प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल विषय पर अपना अनुबोधन प्रस्तुत कर हमारे ज्ञान का संवर्धन करेंगी। ओवर टू यू मैम एंड वेलकम अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं उन सबको ये मालूम होगा कि जनसंख्या और सैंपल में क्या रिलेशनशिप होता है, या जब हम एक पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद हमारी कोशिश या हमारा ध्येय ये होता है, स्पेशली जो हमारी क्वांटिटेटिव स्टडीज होती हैं, कि हम उनको जनसंख्या जो हमने ली है, जो पॉपुलेशन ली है, विच इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एज सच, उस पर हम उसको जनरलाइज कर सके। और क्वांटिटेटिव स्टडीज में इसीलिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव और एडिक्वेट सैंपल पर काम करते हैं। मैं अभी आपके साथ अपना एक पहले स्क्रीन शेयर कर लूं, फिर हम इस पे बात करते हैं। अगर हम सैम्पलिंग की एक छोटा सा यहाँ पर, बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग वी सी. One is the probability sampling and another is the non-probability. When we talk about the probability sampling, it means that the probability of selection of each and every element of the population is known and is equal. मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसका साइज है, लेट अस से छोटा साइज लेते हैं, 100 की बात हम कर रहे हैं, और 100 में से हमें 30 का सैंपल लेना है और हम उसको एक चिट्स डाल देते हैं। तो हर उन चिट्स में, जैसे हम लॉटरी आप देखते हैं कि हर मेंबर का, हर जो लॉटरी टिकट है उसका चांस 1/100 होगा। तो हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है, नोन प्रोबेबिलिटी है, और जैसा कि मैंने कहा कि जब हमें प्रोबेबिलिटी हम इसकी जान सकते हैं, और यही हमें आगे मदद करता है कि हम सैंपल के जो स्टैटिस्टिक हैं, जो सैंपल के हम, चाहे वो स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल के आधार पर जो हम चीज़ें, चाहे वो मीन निकालें, चाहे वो मीडियन निकालें, उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो हमारे लिए जो है, इस तरह की प्रोबेबिलिटी हर मेंबर की, हर एलिमेंट की जो पॉपुलेशन का है, दैट इज नोन एंड एज वेल एज इट इज इक्वल एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड। Whereas when we talk about the non probability sampling, आपने देखा होगा कि कुछ स्टडीज हम करते हैं कि जब हम करते हैं कि अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वालिटेटिव स्टडीज की जैसे हम बात करें, या ऐसी चीज़ों की हम बात करें जहाँ पर हम एक ही फिनोमिना को जानने की कोशिश करते हैं,
उसी को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, और बहुत कॉन्टेक्सचुअल है, बहुत कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जब चीजें होती हैं तो हम एक ऐसे सैंपल पे काम करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन जो हमारे टॉपिक है, जो हमारी स्टडी है, उसके उद्देश्यों के अनुसार हम उस एक छोटे से ग्रुप पर, जिसको हम सैंपल बोलेंगे, उस सैंपल पर काम करते हैं। तो वहां पर हमें ये नहीं है कि हर मेंबर जो है पॉपुलेशन का, उसकी प्रोबेबिलिटी नोन है या उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, लेकिन जो भी हमारे उद्देश्य को पूरा करता है हम उसको अपने सैंपल में ले लेते हैं। तो इस तरह की जो दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ आपको मालूम भी होंगी, आई एम श्योर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम 3 तरह से कर सकते हैं, इसकी हम जिक्र करेंगे। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब अगर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे मैंने कहा कि हम क्वांटिटेटिव स्टडीज में इस्तेमाल करते हैं, और हमारा उद्देश्य जो है एक वाइडर पॉपुलेशन जहां से हमने सैंपल लिया है उसको, उस पर हम जनरलाइज करते हैं, तो इसको हम किस तरह से करें कि हमारा सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करें, हमें सबसे पहले जो अपनी पॉपुलेशन है उसको हमें डिफाइन करना होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा पॉपुलेशन जो है, हम लेकर चलते हैं कि 5000 टीचर्स, अगर हम कहें ऑफ, लेट अस से ऑफ दिल्ली रीजन, राइट। अब इसमें हमें, ये हमारा पॉपुलेशन है और इसका हम देखना चाहते हैं कि इसमें से हमें सैंपल कितना ले कि हमारा जो सैंपल है वो एडिक्वेट भी हो और रिप्रेजेंटेटिव भी हो। तो सबसे पहले हमें इसमें साइज जो है वो सैंपल का निकालना पड़ता है, और ये जो सैंपल साइज है, आपको पता होगा कि फिशर एंड येट्स की एक टेबल है, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है कि हमारे लिए कितना सैंपल साइज जो है वो ठीक रहेगा या एडिक्वेट रहेगा और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि वो पॉपुलेशन के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी करेक्टरिस्टिक्स एक छोटे सैंपल में आ जाएं, जिस पर काम करना हमारे लिए आसान हो। जिससे नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी का ही एक टाइप है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सिस्टमैटिक। विदिति, आई विल शेयर इट टुवर्ड्स द एंड, ओके। जो मैंने एक ग्राफ पैड बताया था, और दूसरा जो आपके पास है हमारा स्टैक ट्रैक्स रैंडम नंबर जनरेटर, ओके। I hope you have noted it down. Now, when we say systematic random sampling, as the name suggests, we have the systematic, that is, there is some system which we are evolving. अब इस सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग बहुत सिंपल है। आप इसमें एक, आपके पास लिस्ट तैयार है, आपके पास जो सैंपल साइज है वो आपके पास तैयार है, और तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि उस सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपके पास जो हम लोग बात कर रहे थे, पूरे पॉपुलेशन साइज में से सपोज आपके पास 500 का साइज है आपका पॉपुलेशन का, और उस पॉपुलेशन के में आपने 500 में से आप 100 लोग लेना चाहते हो, ठीक है। तो पूरे पॉपुलेशन साइज को आप सैंपल साइज से डिवाइड करें, आपके पास 100 से डिवाइड किया आपने, आपके पास फिफ्थ एक 5 नंबर आया। तो ये जो 5 नंबर है आपका, ये जो 5 नंबर आपका आएगा, तो एवरी फिफ्थ एलिमेंट you can take, that is, from the list you can take every fifth number. तो अगर आपने, और इसमें रैंडमली आप क्या जनरेट कर रहे हैं,
रैंडमली आप ये जनरेट कर रहे हैं कि आपके पास जो नंबर है वो, सपोज आप सेकंड से शुरू करते हैं, तो पहला सेकंड आया, दूसरा जो आपकी लिस्ट में 7th नंबर है वो आया। सपोज हमारे पास बता रही थी, आपने पॉपुलेशन डिफाइन कर लिया, आपने सैंपल साइज डिसाइड कर लिया, पॉपुलेशन का साइज आप लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स में आपके पास 500 आपका पॉपुलेशन साइज है, सैंपल साइज आपने देख लिया कि मेरे को 100 चाहिए। तो पॉपुलेशन साइज को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे सैंपल साइज से, तो आपके पास 5th एक नंबर आ जाएगा, kth नंबर हम इसको कह सकते हैं 5। अब अपनी लिस्ट में से सपोज रैंडमली आपने कहा आई विल स्टार्ट फ्रॉम 5, आप अपने बच्चे से पूछा या खुद सोचा कि मेरा लकी नंबर 7 है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम 7। तो पहला नंबर 7 हो गया, सेकंड नंबर कौन सा होगा 12। आपकी लिस्ट में से आपने लॉटरी नहीं निकाली, आपने रैंडम नंबर टेबल नहीं निकाला, लेकिन आपने कौन सा यूज किया है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। और इसमें जो भी आपका kth नंबर होता है, सपोज आपकी पॉपुलेशन लेट अस से 2000 है और आप इसमें से सिर्फ या 200 लोगों को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 200, तो आपके पास एक नंबर आएगा, क्या नंबर आया 10th। सो एवरी 10th यू कैन टेक, जैसे अभी हमने एवरी 5th लिया था, तो अब हमारा kth नंबर 10 है, तो हम उस लिस्ट में से जो भी आपकी पॉपुलेशन की आपने लिस्ट बनाई है कि मेरी पॉपुलेशन में ये 100 टीचर्स हैं या 1000 प्रिंसिपल्स हैं या 1000 क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और जिनका जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो हम सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में वी मूव वेरी सिस्टमैटिकली। आपका जो ये जो आपका सेशन है ये प्रोसेस पे है, इसीलिए मैं स्टेप्स पर फोकस कर रही हूँ कि यहाँ पर आपको सिस्टमैटिकली जो है आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट करने के बाद ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं जो इसके आपके पास स्टेप्स लिखे हैं। लास्ट में मैंने एक स्टेप लिखा है, यू मे हैव टू गो बैक टू टॉप ऑफ द लिस्ट if desired sample size is not attained and list gets over। suppose आपने कहा कि I will start from 50th number, तो 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, 80, 90, 100 और लास्ट में लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन आपका जो सैंपल साइज था हमारा वो अटेन 200 का नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, फिर एक नंबर के ऊपर चले जाएंगे और तब तक इसको 10th नंबर लेते रहेंगे जब तक आपका लिस्ट जो है, आपका जो सैंपल साइज अटेन नहीं हो जाता। घबराइएगा नहीं अगर लास्ट तक पहुंच गए और हमने कहा अरे हमारे तो अभी 180 ही हुए हैं, हमें तो 200 चाहिए थे, क्योंकि आपने शुरू के नंबर तो अभी छोड़ दिए थे, क्योंकि हमने रैंडमली वी स्टार्टेड फ्रॉम 50 सीरियल नंबर। तो इस तरह से हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में बात करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऑर्डर में आपकी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स पर स्टडी कर रहे हैं और आपने उन बीएड के स्टूडेंट्स की लिस्ट तो ले ली, और लेकिन लिस्ट वो ले ली जिस हिसाब से उनकी मेरिट थी एंट्रेंस टेस्ट में। अगर इस तरह की हमारे पास लिस्ट होंगी, मेरिट से अगर हम लेंगे तो क्या होगा कि किसी ने 3rd से शुरू किया तो उसका जो सैंपल है उसमें हायर मेरिट वाले लोग आ जाएंगे। किसी ने 4th से शुरू किया, क्योंकि 4th 3 से नीचे है, नेक्स्ट नंबर 9 होगा जो 8 से नीचे वाली मेरिट होगी, तो उसके पास कम मेरिट के लोग आएंगे। तो इसलिए जब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के लिए लिस्टिंग करते हैं पॉपुलेशन की, तो वो भी रैंडम ही होगी। आप अल्फाबेटिकली कर लीजिए, ठीक है, आप किसी भी रैंडम ऑर्डर में कर लीजिए, लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है रिफ्लेक्ट हो। सो दिस इज हाउ वी डू सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। दोनों की दोनों जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, दोनों सैम्पलिंग आप तब यूज करते हैं जब आपके पास होमोजीनियस पॉपुलेशन है, यानी कि एजम्पशन ये होती है कि जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं, वो पूरी पॉपुलेशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यह है कि कहीं टेपरिंग एंड्स नहीं, जैसे हमने कहा कि पूरी इंटेलिजेंस जो है पूरी पॉपुलेशन में यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्म हम उसको कोई भी चीज उठा लेंगे तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज योर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये बहुत लोग यूज करते हैं और इस स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कीवर्ड है आपका स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब लेयर, यानी कि आपकी पॉपुलेशन जो है, सपोज जैसे कि आप यूनिवर्सिटी टीचर्स पे कुछ उनका लेट अस से यू वांट टू स्टडी देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस सेमेस्टर सिस्टम, या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे आप उनका स्टडी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज के टीचर्स का जो कि दिल्ली में है। अब आप इसमें देखें कि आप यूनिवर्सिटी टीचर्स, क्या सभी यूनिवर्सिटी टीचर्स एक ही तरह के हैं? तो आपका जवाब आई एम श्योर आप कहेंगे नहीं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं। तो कितनी लेयर है हमारे पास? 3 लेयर है। उसमें भी फर्दर हम कर सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स में एक्सपीरियंस के हिसाब से बना सकते हैं, किसी को 5 साल के क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड और थर्ड आपके पास 3 जो है वो ग्रेड पेज हैं, तो इनके हिसाब से भी आपके पास नंबर हो सकता है। इनको हम बोलते हैं स्ट्रेटा, लेयर्स। और सिंपल तरीके से अगर इसको समझना चाहें कि कोई भी जब आप पॉपुलेशन लेते हैं, मान लो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन पे आप काम कर रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, तो 2 चीजें आपके सामने आएंगी, गर्ल्स, बॉयज। और आप एक कंपैरेटिव स्टडी अगर कर रहे हैं गर्ल्स और बॉयज में, और आप सोचें कि मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लूं, तो आपको कंपैरिजन के लिए दोनों ग्रुप्स में एडिक्वेट नंबर चाहिए होगा, रिप्रेजेंटेटिव नंबर चाहिए होगा। तो आप इन 2 ग्रुप्स के लिए आपको बहुत बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनको स्ट्रेटा में बांट दें, गर्ल्स एंड बॉयज, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मैं रूरल पे भी करूंगा और अर्बन पे भी करूंगा या करूंगी, तो रूरल, अर्बन, तो आप जितने मर्जी स्ट्रेटा हम लोग बना सकते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो लेयर्स पे हम काम करते हैं। सपोज आप वर्किंग प्रोफेशनल्स पे काम करें, तो उनकी सैलरी विल बी द मेन एलिमेंट जिसके हिसाब से आप स्ट्रेटा बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम हर स्ट्रेटा से लोग ले लेंगे, और हमारी जो स्टडी है उसमें, क्योंकि हम हर स्ट्रेटा को कवर करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन हर स्ट्रेटा का होगा। ऐसा नहीं होगा कि रैंडम सैम्पलिंग में हो सकता है कोई स्ट्रेटा जो है कम रिप्रेजेंट हो, कोई स्ट्रेटा ज्यादा रिप्रेजेंट हो जाए। तो उसको जब हेट्रोजीनस पॉपुलेशन हमारी होती है, हेट्रोजीनस मतलब उसकी कंपोजिशन में इस तरह का है कि डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है, तो हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके स्टेप्स की तरफ अगर जाएं, आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, जैसे हर एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम करते हैं। सैंपल साइज आपके पास आ गया, और जैसे अभी हमने बात की, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड सब ग्रुप। अगर आपके पास जेंडर एक वेरिएबल है तो सब ग्रुप्स आपके हो गए गर्ल्स और मेल एंड फीमेल, ठीक है। आपके पास अगर एज वेरिएबल है तो आपके सब ग्रुप्स हो गए डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि आप देना चाहते हैं कि एडोलेसेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है, आपको वो देख के अपने सब ग्रुप्स लेने पड़ेंगे जिनका आप रिप्रेजेंटेशन अपनी स्टडी में चाहते हैं, जिनके ऊपर आप अपने टूल्स एडमिनिस्टर करेंगे। अब हर सारे मेंबर्स को आपने आइडेंटिफाइड ग्रुप्स में बांट लिया, यानी कि आपके पास एक लिस्ट थी पॉपुलेशन की। फिर आपने, अगर हम जेंडर एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो आपने कहा कि मेरे पास इस पॉपुलेशन में, मान लो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स में अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो 600 बॉयज हैं और 400 गर्ल्स हैं, जिस पॉपुलेशन पे मैं काम करना चाहता हूँ। अब इनमें हम कैसे सिलेक्ट करें, और हमें पॉपुलेशन 1000 के लिए कम से कम हमें 250 लोगों पे काम करना पड़ेगा, तो रैंडमली सिलेक्ट कैसे करें? आप तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमें 1000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, हमें 400 लोग चाहिए या 250 लोग चाहिए, तो हमने 125 गर्ल्स में से ले लिया और 125 बॉयज में से। कैसे लिया? या लॉटरी मेथड से, या रैंडम नंबर टेबल यूज करके, या कंप्यूटर से हमने नंबर्स को जनरेट कर लिया। रैंडम सिलेक्शन का तरीका वही रहेगा, लेकिन अब हम स्ट्रेटा में रैंडमली कर रहे हैं, यानी कि हमने लेयर्स जनरेट कर ली हैं
और उन लेयर्स में हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इक्वल नंबर में हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें 400 चाहिए तो हम 200 गर्ल्स में से 200 बॉयज में से। लेकिन एक तरीका और है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास इक्वल तो होंगे, लेकिन गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन जो कि पॉपुलेशन में 400 थी उनमें से 200 लिए हैं, और जहां 600 थे उसमें से भी 200 लिए हैं। तो कुछ हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो गर्ल्स का एक तरह से उनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ज्यादा हो गया और बॉयज का कम हुआ। तो एक तरीका ये भी होता है कि हम प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग करें। ये बहुत अच्छी रहती है कि आपके पास जो आपकी पॉपुलेशन की कैटेगरीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे हमने लिखा है ना, क्लासिफाई ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इनटू वन ऑफ द आइडेंटिफाई ग्रुप्स, कि आपने दो बना लिए कि ये मेल्स हैं ये फीमेल्स हैं। अब मेल क्योंकि हमारे पास 60% पॉपुलेशन थी, तो 60% ही ऑफ हमने कितना सिलेक्ट करना था, 400। तो 60% ऑफ 400 यानी कि 240 आप बॉय सिलेक्ट करेंगे, और 40% ऑफ 400 160 आप गर्ल सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया ये? इज इट क्लियर कि आप जो लेयर्स आपकी जनरेट हैं उसमें आप इक्वल भी ले सकते हैं और आप उसमें प्रपोर्शनेट भी ले सकते हैं। बेटर होता है कि हम प्रपोर्शनेट लें, कि जितना रिप्रेजेंटेशन उस कैटेगरी का, जैसे गर्ल्स बॉयज का, चाहे वो एज वाइज है, चाहे वो हमारे ग्रुप्स, जैसे हमने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स का प्रोपोर्शन है, प्रोफेसर्स अगर कम है तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है कितना परसेंट है पहले हम निकाल लेंगे, और उसके हिसाब से अपने सैंपल साइज में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक और तरीका है जिसमें हम कर सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक रिप्रेजेंटेटिव और एडिक्वेट सैंपल इस्तेमाल करने के लिए। दिस इज हाउ वी डू द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो आप लोग जब इसको करेंगे तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है हेट्रोजिनस पॉपुलेशन के लिए, जहां पर डाइवर्सिटी है, उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका है एक रिप्रेजेंटेटिव और एडिक्वेट सैंपल को सिलेक्ट करने का। नाउ लेट अस गो टू द, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 400 है और हमने 3 ग्रुप्स में हमने उसको पॉपुलेशन की लेयर्स क्रिएट कर दी, हाई आईक्यू स्टूडेंट्स, एवरेज आईक्यू स्टूडेंट्स, लो आईक्यू स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने इक्वल वाला लिया है, प्रोपोर्शनेट नहीं लिया। तो आपने देखा रैंडमली 75 में से 40, 120 का हमें सैंपल चाहिए था, तो 255 में से भी 40 और 70 में से भी 40। इसके फर्दर अगर आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो आप हर एक में से फिर रैंडम, so this is how we can do for the this thing. Now the next is cluster random sampling. This is also non-probability sampling, and this non-probability sampling is basically, we can say that क्लस्टर। आप ये सोचिए कि जैसे जैसे हमारे नाम आते जा रहे हैं वैसे ही हमारा तरीका होता जा रहा है। क्लस्टर का मतलब है एक पूरा झुंड, है ना। अब अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत फैली हुई है, स्कैटर्ड है, कि मुझे तो पूरे इंडिया पे काम करना है, जैसे हमने अभी कुछ सालों पहले डाइट्स पे काम किया था, और ये यूनिसेफ फंडेड प्रोजेक्ट था, और डाइट्स जो थे वो ऑल ओवर इंडिया है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां पर हम हर डाइट को तो नहीं कांटेक्ट कर सकते ना। हमारे पास लिस्टिंग क्या थी कि इंडिया में इतने ये वाले डाइट्स हैं, हर डाइट को तो आप, और अगर हम सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो हम बहुत दूर दूर हम लोगों को जाना पड़ेगा, और हो सकता है बहुत ही स्कैटर्ड हो, और इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, पैसा उसमें बहुत लगेगा। तो इस तरह की चीजें हम लोग नहीं उसमें अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि स्टडी करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो जब हमारी पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड होती है, जब हमारी पॉपुलेशन बहुत वाइड ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है, देन वी गो फॉर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, राइट। नाउ इन दिस केस आप देख रहे हैं जो एक नया आपको स्टेप लगा होगा यहाँ पर, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन अ क्लस्टर।
जैसे मैंने अभी आपको डाइट्स का एग्जांपल बताया, तो आपका जो क्लस्टर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका एक बन जाएगा, क्योंकि डाइट जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वो आपके किसमें है, वो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना चाहते हैं, राइट? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे पूरे देश का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि पूरे इंडिया की हम उस पर काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका हमारी जो कंट्री है उसको हमने अलग अलग रीजन्स में बांटा हुआ है। ईस्ट, अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल रीजन, ठीक है, पहले हम इसमें करें। इसमें से हम पांचों में से फिर उसके बाद हमारे पास स्टेट्स हैं, तो हम स्टेट्स को रैंडमली कर लें। सारे रीजन्स में से स्टेट्स को हमने रैंडमली किया। उन स्टेट्स में से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को रैंडमली किया, और उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपका यूनिट्स हैं एज ए क्लस्टर, आप उन सबको अपने लिए सैंपल में ले लेंगे। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप पूरे देश के प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स पे काम करना चाहते हैं। आप उनके, क्योंकि आपका जो यू वांट टू जनरलाइज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, तो सैंपल भी आपका नेशन वाइड वही होना चाहिए, एडिक्वेट और रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल आए। अब स्कूल्स तो पूरे देश में हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम रीजन वाइज चाहते हैं तो पूरे रीजन्स में जितने स्कूल्स हैं उनको रैंडमली आप सिलेक्ट करेंगे, और उन सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स जो आपका क्लस्टर सिलेक्ट हो गया, जो आपका जैसे ब्लॉक लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। तो पहले आपने रीजन किया, रीजन के बाद आपने रीजन तो आपने सारे लिए, उसमें आपने स्टेट्स को रैंडमली किया, स्टेट्स में आपने जो आपके ब्लॉक्स हैं वहां तक पहुंच गए रैंडमली, और उस ब्लॉक में जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थे सभी के, उन सभी का जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके उसमें सैंपल में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने किसी प्रिंसिपल को, जब आप क्लस्टर तक पहुंच गए, जब आप ब्लॉक तक पहुंच गए और उस ब्लॉक में जितने स्कूल्स थे उसके किसी प्रिंसिपल को आपने नहीं छोड़ा, ठीक है? तो पूरा का पूरा क्लस्टर तक आपने, यू हैव टेकन द एंटायर क्लस्टर। और अगर आप स्टूडेंट्स पे काम करते तो इन स्कूल्स के अंदर आप जाते कि उसके अंदर नाइन्थ क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उन सबको लेते एज ए क्लस्टर। वहां पर फिर आप रैंडम क्या करा, अपने सेक्शन जो क्लास है वहां तक पहुंच गए। सो ग्रेजुअली आपके पास बहुत सारे जो इस तरह के क्लस्टर है, लेकिन क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग हम 2 स्टेप्स तक जाते हैं। यानी कि आपने रीजन सिलेक्ट किया और उसके बाद स्टेट किया, और स्टेट में आपके पास जितने भी यूनिट्स थे आपने वो सिलेक्ट कर लिए। कहीं कहीं बुक्स में आपको एक और मिलेगा देखने के लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जिसको हमने मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग हम 2 तक अरेस्ट कर देते हैं, और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आगे तक हम जाते हैं, और उसमें हाईएस्ट जो पॉइंट है वहां पर भी आप रैंडमाइजेशन कर सकते हैं। तरीके वही रहेंगे रैंडमाइजेशन के, आपके क्या तरीके रहेंगे, सिंपल रैंडम, रैंडम नंबर टेबल, या फिर कंप्यूटर जनरेटेड मीन। तो ये आपके पास ये कुछ जो आप ये मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग जो है आपको जहां अगर मिलेगा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, द प्रोसीजर विल रिमेन द सेम एज द क्लस्टर सैम्पलिंग। वहां पर हम 2 पर रुक जाते हैं, मेनली 2 स्टेप्स पर, लेकिन मल्टी स्टेज में यू कैन गो डाउन टू इवन क्लास 9 स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू आपको जाना होगा। तो यहाँ पर एक फायदा ये हो जाता है कि उस तरह की पॉपुलेशन में हम इसको लेना चाहेंगे जहां पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप स्मॉलेस्ट यूनिट की लिस्ट बना सकें। जैसे क्लास 9th के स्टूडेंट्स की नेशन वाइड लिस्ट लेना जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हमारे पास स्कूल्स की लिस्ट हो। तो स्कूल्स तक आप रैंडमली कैसे पहुंचेंगे, जैसे हमने कहा स्टेट रीजन, स्टेट से आप डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनको रैंडमली किया, और वहां पर जो क्लास 9th के आपने ली उधर से आपने उस क्लस्टर को ले लिया। I hope it's clear. So this is
ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब इसको प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग के फायदे मैंने आपको बता ही दिए कि जो कनेक्शन है दैट इज फ्रॉम सैंपल टू population, we can generalize. As the probability is known, probabilities of each selection of each and every element in the population is there, is known and it is equal. कभी भी ऐसा नहीं होगा. तो हम जब भी हम quantitative studies करें, go for probability sampling so that you can infer your parameters. Parameters मतलब वो सारे measures जो आप population के लिए लेते हैं वो आपको सैंपल से पैरामीटर की तरफ ले जाएगा. जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, जो आप शायद नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ मीन्स, कैसे हम डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, टी टेस्ट कैसे लगाते हैं, वो सब जब एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं तो वहाँ आपको ये देखना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो स्टैटिस्टिक्स हम कैसे यूज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज करते हैं. तो अभी मैं आपको इतना वो नहीं आगे ले जाती, बस आप ये ध्यान रखिए कि हमें जब जनरलाइज करना होगा वाइडर पॉपुलेशन के लिए, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे भी आप काम कर सकते हैं, छोटी पे भी, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव और एडिक्वेट सैम्पलिंग के लिए यू शुड गो फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और ये हम बहुत करते हैं. ये सब मेनली क्वालिटेटिव रिसर्चेस में करते हैं, और स्पेशली जब हमें कुछ एक्सप्लोर करना हो, कहीं पे हमें फील्ड में थोड़ा फील लेना हो कि ये किस तरह से जो है ये वेरिएबल काम कर रहा है, या आप किसी फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग है. रिसेंटली अभी आपको एग्जांपल बताएं, हमारे जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं, नाउ दे हैव टेकन देयर स्टडीज बट दे आर नॉट गेटिंग एनी परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली. तो how to collect the sample and how to, because it's a very small level study. So what happens कि हमारे सामने जो भी उनकी जान पहचान थी, जिसने हाँ की और जहाँ पे उनको इजी लगा, जो उनके सामने अगर टीचर आ गया और उन्होंने कहा कि yes you can do, so convenience incidental सैम्पलिंग हम यूज कर सकते हैं. सपोज मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, तो ईस्ट दिल्ली के स्कूल्स मेरे घर के पास हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर एक एक्सप्लोर कर लेती हूँ कि हाउ द डेटा, व्हाट डेटा विल स्पीक एंड हाउ टू कलेक्ट द डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर वेरिएबल. तो एक्सप्लोर कर सकते हैं आप फील्ड को. तो कन्वीनियंस मीन्स अपनी सुविधा के अनुसार, एरिया की सुविधा भी हो सकती है, वॉलंटियर्स की सुविधा भी हो सकती है. कुछ बच्चे आपको मिल गए, जैसे आपने डिस्टेंस एजुकेशन पे आपको स्टडी कर रहे हैं, आप रीजनल स्टडी सेंटर पर गए, आपको जो स्टूडेंट ने कहा कि ठीक है आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चनेयर, आपने उसको अपने सैंपल में ले लिया. तो आपने सैंपल साइज और फिर आपने उस पर अपना टूल्स एडमिनिस्टर कर दिए. इंसिडेंटल मतलब आपके सामने अचानक कोई आ गया. इसमें से क्योंकि टाइम 11:30 हो गए, एक पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग की भी हम बात कर सकते हैं. स्नोबॉल सैम्पलिंग जो बहुत काम आती है. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट स्नोबॉल सैम्पलिंग. आई एम श्योर कभी ना कभी आप लोग हिल स्टेशन पर गए होंगे, और जब हम बर्फ से खेलते हैं तो आप कैसे देखते हैं कि बर्फ जैसे ही मारते हैं बहुत सारे जो है वो उसके छोटे छोटे पीसेस में दूर तक जाता है. स्नोबॉल सैम्पलिंग का भी यही है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको ये समझ नहीं आता कि आई एम डूइंग द स्टडी, उसके लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन मुझे उस जो वेरिएबल है या जो मैं उस फिनोमिना के बारे में जानकारी चाहता हूँ. जैसे कि आप स्टडी करना चाहते हैं लेट अस से ड्रग एडिक्ट्स पर, तो ड्रग एडिक्ट्स आपको कुछ लिस्टिंग पूरी मिल जाए. हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हों जो ड्रग एडिक्ट्स एडिक्शन सेंटर पे गए नहीं, वो तो डी एडिक्शन वाले जाएंगे ना. लेकिन आप एक या दो ड्रग एडिक्ट्स को जानते हैं, आपको पता है आपके एरिया में ये ड्रग्स लेते हैं, आप उन पर स्टडी कर रहे हैं. आप एक को कांटेक्ट किया, उसी से आपने बातों बातों में उसके और कांटेक्ट ले लिया, फिर उसको भी सैंपल में ले लिया, दूसरे से तीसरे का लिया, यानी कि आपने एक चेन बनाते चले गए. इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, और ये एजुकेशन में भी काम में आता है. कैसे काम में आता है? जैसे कि आप अगर हम एक स्टडी ले, आप काम करना चाहते हैं उन टीचर्स पर जिन्होंने अभी अभी बीएड पास करके जिनको नौकरी मिल गई है,
आप उनका देखना चाहते हैं कि उनका सीटेट स्कोर किस तरह का था, उनका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसी थी, आप उनके प्रिंसिपल से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या देखा। तो एक तरीका तो ये है कि उनके इंस्टीट्यूशन से लिस्ट ले, फिर वहां जाएं, फिर उसके बाद कौन से स्कूलों में वो एब्जॉर्ब्ड हैं, इस तरह का डेटा आपको नहीं मिलता। तो वहां हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप 2-4 लोगों को जानते हैं और उनसे ही आप उनके कॉन्टेक्ट्स ले लीजिए, फिर फर्दर उनके कॉन्टेक्ट्स ले लीजिए। लेकिन इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि आपका जो चेन है वो बढ़ती चली जाती है और आपका सैंपल साइज पूरा हो जाता है। इसमें एक डेंजर है स्नोबॉल सैम्पलिंग में। इन सभी सैम्पलिंग टेक्निक्स में आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आप ये देख के रखिएगा कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो, चाहे इंसिडेंटल सैम्पलिंग हो, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो, लेकिन आप अपनी स्टडी के फाइंडिंग्स उन तक कन्फाइन करके आप बता सकते हैं और पोटेंशियल जो स्टडीज का ये बेस बन सकता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जनरली हम उन्हीं लोगों को जानते हैं जो हमारी तरह के हैं, चाहे वो नेचर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, इस तरह। तो इसका अगर हम एक से चेन रिएक्शन शुरू करते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि सैंपल में एक तरह के लोग आ जाए। तो इसलिए अपनी चेन जो है 2-3 तरह के लोगों से शुरू करनी चाहिए। और इनिशियली आपके पास 2 लोग जानते हैं आपको, तो दोनों से उनके नोन टूज उसी तरह के लोग जो आपके सैंपल में है, क्योंकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने हैं, तो उनसे आप शुरू करेंगे तो आपका सैम्पलिंग बेटर होगा। दिस इज नोन एज स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो है वो एज द नेम सजेस्ट, इन सबके मीनिंग इनके नामों में छुपे हुए हैं। देखिए आप, कोटा को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कोटा पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे 100 लोगों पे काम करना है, ठीक है। उस 100 लोगों को आप शुरुआत में तो आप देखेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात होगी या क्लस्टर की बात होगी, और लास्ट में आप वहां पर रैंडम सिलेक्शन की बजाय आप जब आपने एक आपके सामने आया उसको आपने सैंपल में ले लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जब आपका कोटा पूरा हो गया तब आपने कहा कि अब और सैम्पलिंग और यूनिट्स में नहीं लूंगा। सपोज जैसे हमने अभी एक एग्जांपल किया था, 60% कोटा ऑफ मेल्स एंड 40% कोटा ऑफ फीमेल्स, और आपने उसके बाद रैंडमली उनको सिलेक्ट नहीं किया, बस आपने कहा कि मुझे 40% फीमेल्स चाहिए, और उन 40% फीमेल्स को आपने सिलेक्ट, जो भी आपके सामने आया कन्वीनियंटली या इंसिडेंटली, आपने उनको लेना शुरू किया। उसके बाद आपके पास बॉयज भी आ रहे थे, गर्ल्स भी आ रही थी, लेकिन आपने देखा कि मेरे पास 140 मेरे को चाहिए थे और 140 हो चुकी हैं गर्ल्स, लेकिन 141वां आपको लड़के मेल पर्सन पे काम करना था, लेकिन वो फीमेल है, तो आप उसको नहीं लेंगे बिकॉज योर कोटा हैज बीन कंप्लीटेड, एंड दिस कोटा यू हैव नॉट सिलेक्टेड थ्रू रैंडम सैम्पलिंग, दिस you have selected through convenience incidental sampling as per your convenience. So this is about the your non probability sampling, and so basically आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस की बात करते हैं, जब भी हम एक फील्ड में फील चाहते हैं, जब भी किसी फिनोमिना को इन डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं, देन वी यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे उसका जवाब देने में ये इस तरह की सैम्पलिंग भी हमारे काम आती है। लेकिन इसमें पॉइंट कहाँ है, इसमें आपने देखा होगा कहीं भी आपने सैंपल साइज की बात नहीं की। जनरली जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है कि सपोज हमने उन लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू किया, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्चेस में डेटा कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा इट गोज साइड बाय साइड। तो जब आपकी नई कैटेगरीज इमर्ज होनी बंद हो जाती हैं, आपने एक का इंटरव्यू लिया, सपोज आप उनसे जानना चाह रहे हैं कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स ऑफ अटेंडिंग ऑनलाइन प्रोग्राम्स, तो एक ने बताया कुछ प्रॉब्लम्स अपनी बताएं, इश्यूज बताए, दूसरे ने बताया, आपने कहा अरे वो पहले वाले ने नहीं बताया था, इसने एक ऐड किया है, तीसरे ने बताया, चौथे ने बताया, और जब आपने देखा कि मैं जब 10 तक पहुंच गए तो ऑलमोस्ट वही चीजें अब रिपीट होनी शुरू हो गई, तो आप 1 और 2 का और इंटरव्यू लोगे एंड यू स्टॉप देयर। इसको बोलते हैं सैचुरेशन, कि जब आपके डेटा की स्टेज सैचुरेट हो जाती है, जब सैचुरेशन स्टेज आ जाती है, then you stop collecting the data. This is how we decide about, that is
we don't decide about, especially for like quota sampling and all, उसमें तो आपने कोटा पहले से डिसाइड कर दिया, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चेस की मैं इन जनरल में बात कर रही थी कि जब आपका जो सैंपल साइज होता है दैट इज नॉट प्री डिटरमाइंड, और जब आपकी सैचुरेशन की स्टेज आ जाती है, then at that particular stage you stop collecting data and you don't include other people into your sample. This is about the non probability sampling. इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे जजमेंटल सैम्पलिंग, वो बड़ी काम आती है. जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि सपोज यू वांट टू वर्क ऑन गिफ्टेड स्टूडेंट्स. नाउ हु इज अ गिफ्टेड चाइल्ड? So you, from your, you will take their teacher into confidence कि आप बताइए इनमें से गिफ्टेड बच्चे कौन से हैं. So you rely on the expertise, the experience of teacher. कई जगह आप अपनी एक्सपर्टीज और अपनी एक्सपीरियंस, जैसे आप अगर टीचर हैं, आप इनडिसिप्लिन पे काम कर रहे हैं, तो इनडिसिप्लिन कौन से बच्चे क्रिएट करते हैं, आप टीचर पर भी रिलाई कर सकते हैं. और अगर आप उसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या इस तरह की आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि इस तरह के बच्चे ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जो लो स्कोरर्स हैं, या जिस तरह का भी आपका एक्सपीरियंस कहता है, तो वहाँ पर आपकी जजमेंट होती है. एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ जजमेंट, जो आपकी आपका जो इवैल्यूएशन है, उसके बेसिस पे आप सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं. तो उसको हम बोलते हैं जजमेंटल, वी कैन से द टाइप ऑफ सैम्पलिंग. और इस तरह से आप देखेंगे मेनली ये जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये इट इज डन विद सम पर्पस. आप सोचेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी भी पर्पस है, लेकिन यहाँ पे पर्पस का मतलब है दैट इज ए पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप. जैसे अभी हमने इनडिसिप्लिनरी स्टूडेंट्स की बात की, तो यू आर स्टडिंग ऑन इनडिसिप्लिन, एंड इनडिसिप्लिन जो है आपने क्लास 9 के स्टूडेंट पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपकी पॉपुलेशन पूरी क्लास 9 की है, उसका जो सब ग्रुप है, तो आप वही बच्चे लें जो कि इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं. सो दैट पर्टिकुलर ग्रुप सर्व्स योर पर्पस. सपोज आप टीचर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अवार्ड विनर्स की बात करना चाह रहे हैं, तो आप अपने सैंपल में वही लेंगे जो अवार्ड विनर्स हैं. सो दिस इज हाउ द पर्पसिव सैम्पलिंग इज डन. उसके पर्पसिव के ये सारे क्लासिफिकेशंस हम कह सकते हैं. तो जब भी हम सैम्पलिंग करें, सबसे पहले यू जस्ट फॉर्मुलेट योर रिसर्च क्वेश्चंस, सी योर ऑब्जेक्टिव्स, see that which paradigm is informing your study, whether it is the logical positivism और positivism की बात कर रहे हैं, यानी कि quantitative study कर रहे हैं, qualitative कर रहे हैं, उसके हिसाब से you decide non probability sampling will be the best. अगर आप wider population पे generalize करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी event को या कुछ एक particular group को study करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप non probability पे भी जा सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली जो हमने आज सिलेक्शन प्रोसेस बताया है, उसमें क्वेश्चंस लेते हुए वी कैन जस्ट सिलेक्ट आवर सैंपल. मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे अधिगम केंद्र की तरफ से, अमिता मैम की तरफ से, और हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, और मेरी तरफ से आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद.